गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार एक फंक्शनल मेगास्पोर किस प्रकार विभाजित होकर पहले 2 फिर 4 फिर 8 केंद्रकों की रचना करती है और उस 8 केंद्र की रचना का विकास अंततः माइक्रो गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में होता है, जिसे भ्रूण कोश भी कहा जाता है। आज के क्लास में हम इसी भ्रूण कोश की रचना या स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने कल महसूस किया था, देखा था कि मेगा स्पोर जो फंक्शनल मेगा स्पोर थे, उनके विभाजन केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक बने थे। अब यहां से 8 केंद्रकों की रचना के पश्चात किस प्रकार भ्रूण कोश की रचना होती है और उसका महत्व और क्रिया और उसकी उपयोगिता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस चार का जो समूह है दोनों ध्रुवों पर, इन दोनों से एक एक केंद्रक, एक इधर से एक इधर से, ये 2 केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई के रूप में बीच में चले आते हैं। अब बचा हुआ जो दोनों छोर पर 3-3 न्यूक्लियस है, उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और वे सेल के रूप में डेवलप हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि माइक्रोपिलर एंड पर भी 3 सेल बनते हैं और चैलेंजर एंड पर भी 3 सेल बनते हैं। और माइक्रोपिलर एंड पर जो 3 सेल बनते हैं, उनमें एक सेल होता है और बाकी के 2 सेल जो है वो सिनर्जिड्स कहलाते हैं, अर्थात सहायक कोशिका होती है। जबकि चैलेंजर एंड पर बनने वाली तीनों कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। इस प्रकार यह पोलर न्यूक्लियर वाला जो पोर्शन है वह सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार इस संपूर्ण भ्रूण कोश की रचना का हम अवलोकन करें तो यह मोटे तौर पर 3 भाग में बट जाती है। फर्स्ट, अंड समुच्चय या एग एपरेटस which is situated on the end of micropyle। माइक्रोपिलर एंड पर एग एपरेटस पाया जाएगा। एंटीपोडल सेल्स या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं चैलेंजर एंड पर पाई जाएंगी और सेंट्रल कोशिका ये बीच वाला पोर्शन होगा, जिसमें 2 केंद्रकों से युक्त पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब इस अंड समुच्चय में एक जो अंड है, इस कोशिका की विशेषता यह होती है कि इसके केंद्रक ऊपर की ओर होते हैं और नीचे की ओर रिक्तिका होती है और वह 2 सहायक कोशिकाओं के बीच सिचुएटेड होती है। अब हम तीनों को अलग अलग संक्षेप में बताएंगे। इस फिगर को आप दिमाग में रखें। अब हम एम्ब्रियो सैक को जो 3 भागों में बांटे थे, उसमें एक भाग अंड समुच्चय को देखें हम लोग। इसकी उपस्थिति हमेशा माइक्रोपाइलर एंड के ओर होती है। आप माइक्रोपिलर एंड की तरफ जो 3 कोशिकाएं बनती हैं, इन 3 कोशिकाओं में एक ये अंड कोशिका या एग सेल कहलाती है और उसके दोनों अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं वो सहायक कोशिका कहलाती हैं। ये तीनों कोशिकाएं संयुक्त रूप से
एक साथ इनको हम एक एपरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं। यहां यह ध्यान निश्चित रहे कि एक सेल में केंद्रक हमेशा ऊपर की ओर होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं। ये इसका स्पेशल फीचर है, केंद्रक हमेशा ऊपर होगा। और इस प्रकार यह पोर्शन समाप्त हुआ एग एपरेटस। अब दूसरा है सेंट्रल सेल, इसको देखेंगे हम लोग। भ्रूणपोष का मध्यवर्ती भाग, जो बीच का रीजन है, जैसा कि मैं बताया था कि दोनों ध्रुवों से एक एक न्यूक्लियस बीच में आते हैं और वे आपस में मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई या द्वितीय केंद्रक की रचना करते हैं, जो डिप्लॉयड होती है। और यह पोर्शन सेंट्रल सेल के रूप में जानी जाती है। यहां कोशिका द्रव की अधिकता होती है। ये जो द्वितीय केंद्रक है, यह भविष्य के लिए बड़ी विशिष्ट और महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि सामान्य निषेचन में नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, युग्मनज की रचना होती है। लेकिन इस केस में फ्लावरिंग प्लांट में मादा युग्मक से नर युग्मक की निषेचन तो होगी ही होगी। एक नर युग्मक इस द्वितीय केंद्रक से भी आकर फ्यूज करेगा। हम भविष्य में बताएंगे आपको कि एक साथ दो निषेचन होगा, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अभी आप अपने दिमाग में इस बात को सुरक्षित रखें कि यहां दो केंद्रकों के आपस में मिलने से ऑलरेडी ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन चुकी है। मतलब अब जब इससे मेल गैमिट का एक भाग इससे मिलेगा तो यह ट्रिपलेट स्ट्रक्चर बनेगी, त्रिगुणित रचना बनेगी, जिससे इंडोस्पर्म बनेंगे, भ्रूणपोष बनेगा, जो भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराएगा। इसलिए कंफ्यूजन भविष्य में यह नहीं हो कि यह ट्रिपलेट कैसे हो गया, डिप्लॉयड यहां अभी हो गया। इसको आप समझ लीजिए कि एक केंद्र किधर से आया, एक केंद्र किधर से आया, दोनों हैप्लॉयड थे, दोनों आपस में मिले और द्विगुणित अर्थात डिप्लॉयड हो गए। अब भविष्य में ये ट्रिप्लॉयड होंगे। अब इसके बाद तीसरा और चैलेंजर इंड की तरफ का एक भाग एंटीपोडल सेल्स। अब तीसरा जो चैलेंजर इंड पर जो ये तीन कोशिकाएं बन रही हैं, यहां पर तीन कोशिकाओं का जो समूह बना, इन तीनों कोशिकाओं को हम प्रतिव्यासांत कोशिका या एंटीपोडल सेल कहेंगे। प्रजनन की क्रिया में इसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं होती है और वे निषेचन के ठीक पहले या तुरंत बाद वे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रूण कोश की रचना समाप्त होती है और इस बिंदु पर समाप्त होती है कि हमें यहां मादा युग्मक की प्राप्ति हुई है। अब हम अगर प्रजनन की क्रिया के दृष्टिकोण से देखें तो निषेचन पूर्व प्री फर्टिलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो रिक्वायरमेंट्स क्या थी? युग्मक का निर्माण। तो आपने देखा कि पराग कोश में पराग कण की उत्पत्ति हो गई है। ये क्या है? मेल गैमिट, मतलब नर युग्मक। और यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? फीमेल गैमिट, मतलब मादा युग्मक। इस प्रकार प्री
फर्टिलाइजेशन का एक स्टेप पूरा हुआ, गैमिट फॉर्मेशन। लेकिन हम जानते हैं कि गैमिट फॉर्मेशन से बहुत कुछ नहीं होगा, गैमिट ट्रांसफर। अब वह कौन सी प्रक्रिया है, वह कौन सी विधि है कि ये नर युग्मक या परागकण किस प्रकार इस मादा युग्मक तक पहुंचेंगे और निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन की क्रिया में दोनों युग्मक आपस में मिले, इससे पहले एक बीच की क्रिया है जिसे हम परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें पराग कण पराग कोश से निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र तक, जायांग आप इसको यूं देखें कि कोई भी मादा युग्मक कहां है, यहां है मादा युग्मक, ये जो देख रहे हैं भ्रूण कोश ये कहां है, इसमें है। तो पराग कण परागण की क्रिया द्वारा जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया है, जो निषेचन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन क्रिया के अंतर्गत फ्लावरिंग प्लांट में देखी जाती है। तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आपको हम बताएंगे परागण या पॉलिनेशन क्या है। धन्यवाद।